हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस कॉमर्स हब। हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कर रहे थे और आज की क्लास में हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में बात करेंगे, प्लस कुछ एडजस्टमेंट्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखें और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। थैंक यू। चलिए, चैप्टर नंबर 1 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने एनपीओ डिस्कस कर लिया है, एनपीओ की डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी, एनपीओ के फीचर्स डिस्कस कर लिए थे, रिसीट एंड पेमेंट के फीचर्स डिस्कस कर लिए हम लोगों ने और रिसीट एंड पेमेंट तो हम लोगों ने बनाना कैसे है वो भी हमने देख लिया। उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी देख लिया था जिसमें रिसीट एंड पेमेंट हम लोगों ने बना लिया है और इनकम एक्सपेंडिचर उससे कैसे बनना है वो भी हमने देख लिया है। एडजस्टमेंट्स अभी हम लोगों ने डिस्कस की नहीं है तो इसलिए एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन अभी मैंने कराया नहीं है, वो मैं कराऊंगा जब एडजस्टमेंट्स में डिस्कस करूंगा तब, तो उससे रिलेटेड में भी मैं 4-5-6 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करा दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। इनकम एक्सपेंडिचर के फीचर्स हो गए हैं, बैलेंस शीट के बारे में हम लोगों ने देख लिया है, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंडोमेंट फंड्स, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन सब हम लोगों ने देख लिया था। एंट्रेंस फीस का एक एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया था, वो बैलेंस शीट देख ली थी। इस बैलेंस शीट में हम लोगों ने ये चीज देखी थी कि हमारे पास यहाँ पे कैपिटल फंड से स्टार्ट होता है। ये कैपिटल फंड एज अ कैपिटल हम लोगों ने पिछले साल देखा था कि क्लास 11 में जब हम लोग बैलेंस शीट बना रहे थे तो वहाँ पे कैपिटल आता है, यहाँ पे क्या है, कैपिटल फंड है और हमको क्वेश्चन में ये कैपिटल फंड निकालना पड़ेगा। हम कैपिटल फंड कैसे निकालेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट से हम कैपिटल फंड निकालेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब है पिछले साल की जो बैलेंस शीट है उससे हम लोग क्या निकालेंगे, कैपिटल फंड। वो कैपिटल फंड यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, मतलब इस साल की जो लास्ट ईयर में जो बैलेंस शीट बनती है उसमें आ जाएगा। बाकी उसके बाद हम लोगों ने डोनेशन के बारे में देखा था कि जनरल स्पेसिफिक होती है, लेगेसी के बारे में देख लिया था, सेल ऑफ अगर ओल्ड असेट या सेल ऑफ असेट करते हैं तो क्या क्या चीजें होंगी वो सब चीजें हम लोगों ने देख ली थी। आज जो हम लोग का मेन डिस्कशन है वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे है, कैपिटल रिसीट पे है और रेवेन्यू रिसीट पे है। तो ये सारी चीज़ें हमको डिस्कस करनी है और इसको डिस्कशन में हमारे पास क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है कि हमारे पास जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं, चाहे वो कैपिटल नेचर की हो चाहे रेवेन्यू नेचर की हो, उसमें सब चीज़ें हमको उसमें रिकॉर्ड आती है, रिकॉर्ड करते हैं और उसमें क्या होता है कि जो भी कैपिटल नेचर का है वो बैलेंस शीट में चला जाता है और जो रेवेन्यू नेचर का है वो कहाँ चला जाता है, इनकम एक्सपेंडिचर में। तो हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या क्या है। तो मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ कि क्लास 11 के कोर्स में था लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा और आपको ये सब चीज़ें समझने में, न्यूमेरिकल करने में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि ऑर्गेनाइजेशन करती है फॉर द लॉन्ग टर्म बेनिफिट, वो एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि हमने कोई भी फिक्स्ड असेट्स को खरीद लिया, अगर हमने कोई भी फिक्स असेट खरीदा है तो वो मेरा क्या चला जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि हम कोई भी फिक्स असेट खरीदेंगे तो वो हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए ही खरीदेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए ही खरीदेंगे। और इन सब का फिजिकल प्रेजेंस भी हो सकता है और इनटैंजिबल असेट्स जो होते हैं ये भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही जाते हैं। अगर हम जैसे गुडविल हो गई हमारी, हमारे पास पेटेंट्स हो गए, हमारे पास ट्रेडमार्क्स हो गए, तो ये सारी की सारी किस में चले जाता है, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही चला जाता है। लेकिन इन सब का फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है, इनको हम देख और छू नहीं सकते, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इनटैंजिबल असेट्स का नाम दिया जाता है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, फिक्स असेट्स भी हो सकते हैं जो हमने खरीदा हो या इनटैंजिबल असेट्स भी हो सकते हैं जो हमने खरीदे हो। तो वो सारी चीजें हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर में चली जाती है और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाता है, हमारे पास बैलेंस शीट के असेट साइड में हमको ये सारी चीजें हमको नजर आएंगी। फिर हमारे पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन करती है फॉर द डे टू डे, फॉर कंडक्टिंग डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। रेगुलर बेसिस पे जो काम होते हैं उन सब के लिए एक्सपेंडिचर करती है, जैसे वेजेस हो गई, सैलरी हो गई, रेंट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई। याद हो तो पिछले साल हम लोगों ने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, उसमें जितने भी एक्सपेंडिचर्स गए थे डेबिट साइड में, जितनी भी चीजें लिखी थी वो सारे के सारे हमारे कौन से होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। इनका कोई भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है। हमारे पास एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंश्योरेंस हो गया। तो एनपीओ में हम ये सब चीजें कहाँ डालेंगे, रिसीट एंड पेमेंट में। हमारे पास ये पेमेंट साइड में हमको नजर आ रहा होगा और हम इसको कहां पे डालेंगे, डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट इज एक्सपेंडिचर साइड में मुझे इसको सबको लिखना पड़ेगा। फिर आती है हमारी कैपिटल रिसीट्स।
कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? ये रेगुलर नेचर की रिसीट्स नहीं होती हैं हमारे लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेगुलर बेसिस की नहीं होती हैं। ये ऐसी रिसीट्स होंगी जैसे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लोन हो गया, जो हम रेगुलर बेसिस पे नहीं, रेकरिंग नेचर पे नहीं होगा। लोन जैसे है, हमको लोन रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलेगा। अगर हम इंश्योरेंस क्लेम की बात करें तो इंश्योरेंस क्लेम भी हमको रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलता है। अगर हम बात करें कि हमने कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, अगर हमने कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो वो भी हमारे पास रेगुलर बेसिस पे नहीं होगा। तो ऐसी चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन को तो मिल रही हैं लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं मिलती हैं, तो ऐसी रिसीट्स को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीट्स बोलते हैं। और ये भी सीधे कहाँ जाती हैं? बैलेंस शीट के अंदर जाती हैं। तो रिसीट एंड पेमेंट में से मुझे इनको फाइंड आउट करके कहाँ पे डालना पड़ेगा? बैलेंस शीट के अंदर डालना पड़ेगा। फिर आती है हमारी रेवेन्यू रिसीट्स। अब ये रेवेन्यू रिसीट्स वो रिसीट्स होती हैं जो कि इनको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। वो हमको ऐसे फंड होते हैं जो कि बिजनेस को रिसीव होता है फॉर एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स कोर बिजनेस एक्टिविटीज। जैसे हमको इंटरेस्ट मिल गया, हम ट्रेडिंग कंसर्न है तो हम अगर कोई सामान बेच रहे हैं तो उससे बेचने से मेरी जो भी इनकम होगी, सेल फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी कोचिंग की जितनी भी इनकम होगी वो मेरे लिए क्या होगी? रेवेन्यू रिसीट में जाएगी। ये हम लोग देखते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। वैसे ही अब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो उसमें ये जाएगी कहाँ पे? क्रेडिट साइड में मुझे इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमको, जितनी भी रेवेन्यू रिसीट्स हैं, कैपिटल रिसीट्स हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, सब चारों चीजें जो भी हम लोगों ने पढ़ी, सारी की चारों चीजें हमको कहाँ पे मिलेंगी? हमको मिलेंगी रेवेन्यू रिसीट में, रिसीट्स एंड पेमेंट में। रिसीट एंड पेमेंट से मुझे इसको निकालना है और इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में अलग अलग कर देना है। अब कैसे क्या करना है? अब ये तो चीजें हम लोगों ने देख लिया कि चार चीजें क्या हैं। अब हम लोग कुछ चीजें देखने जा रहे हैं जो कि हमको एडजस्टमेंट में मिलेगी क्वेश्चन में, जो कि हम ऑलरेडी पिछले साल पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं तब भी आपको ये सब कुछ चीजें दिखा देता हूँ। वो चीज आप एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिएगा तो थोड़ा सा आपको रिवाइज करने में भी एक जगह पे सही रहेगा, सब एक जगह पे लिखा रहेगा। तो चलिए, पहले एडजस्टमेंट की जो हम बात करने जा रहे हैं उस एडजस्टमेंट का नाम है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? ऐसे एक्सपेंडिचर जो हैं इस साल के लेकिन हमने पे नहीं किए। फॉर एग्जांपल अगर हम सैलरी की बात करें, अगर हम एक एक्सपेंस लेते हैं जिसका एग्जांपल लेते हैं, हम सैलरी की बात करते हैं, तो अगर मान के चलो कि जो अप्रैल की सैलरी है वो हमको मई में मिल रही है, 1 मई में मिल रही है। हमको पता है हमारा फाइनेंशियल ईयर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च में खत्म होगा। तो मान के चलो जो इस साल का अप्रैल है उसकी सैलरी हमको कब मिल रही है? मई में मिल रही है। मई की सैलरी हमको कब मिलेगी? जून में मिलेगी। ऐसे करते 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 जो हमारा मार्च आएगा, मार्च हमारा जो हमारा लास्ट मंथ आएगा ईयर का, इस मार्च की सैलरी मुझे कब मिलेगी? मुझे नेक्स्ट ईयर के अप्रैल में मिलेगी। मतलब ये साल, ये हमारा मार्च में हमारा साल एंड हो जाएगा, ईयर एंड हो जाएगा, लेकिन मार्च की सैलरी मुझे कब मिलेगी? नेक्स्ट ईयर मिलेगी। हमारा 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या है कि अगर हम करंट ईयर की बात करें, जो हमको सैलरी कब मिल रही है, इनफैक्ट हमें कैश कब मिल रहा है? अप्रैल में मिल रहा है, नेक्स्ट ईयर मिल रहा है। लेकिन है ये कौन से साल की सैलरी? इस साल की करंट ईयर की सैलरी है। और हमने बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में करंट ईयर का रिकॉर्ड किया जाता है। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर कैश बेसिस पे नहीं चलता, अक्रूवल बेसिस पे चलता है। अक्रूवल बेसिस का मतलब है कि होनी चाहिए करंट ईयर का एक्सपेंस या इनकम, वो होना चाहिए, लेकिन हमको मिला हो ना मिला हो उससे हमको मतलब नहीं। तो मार्च की सैलरी अगर अप्रैल में मिल रही है तो ये वाली सैलरी है कौन से साल की? इसी करंट ईयर की है। तो हम क्या करते हैं, ये जो आउटस्टैंडिंग है, ये जो हमको मार्च में मिलने वाला पैसा है जो हमको अप्रैल में मिल रहा है, चाहे हमको कैश हमको अप्रैल में मिल रहा हो या हमारे बैंक में अप्रैल में पैसे जा रहा हो, है ये करंट ईयर का इनकम। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारी सैलरी होगी, जो हमको सैलरी होगी, इसमें हम क्या कर देंगे, इस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हम ऐड कर देते हैं। तो जो भी ऐड करके आता है ये सारी चीजें हमारे पास चली जाती हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास हो सकता है एक चीज और दे रखी हो। अब जैसे हम मान लेते हैं कि अब ये अप्रैल है, ये मेरा करंट ईयर है, ये करंट ईयर है, इसका मतलब मुझे पिछले साल की सैलरी अब मिल रही है। तो अगर हम इस वाले करंट ईयर की बात करें, जैसे हमारे पास ये अगर हमने जो करंट ईयर माना था, इस करंट ईयर में हमें पिछले साल की मार्च की सैलरी मिली होगी। इस करंट ईयर में मुझे क्या मिली होगी? पिछले साल की मार्च की सैलरी मिली होगी। तो वो इस साल की नहीं है, तो मुझे क्या करना है, उस वाली सैलरी को जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था हमको एट द बिगिनिंग जो मुझे नजर आ रहा था,
वो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस करना पड़ेगा और फाइनल फिगर जो है वो मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बाहर चली जाएगी। मतलब ये जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड है ये मेरा करंट ईयर का होगा, और आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग जो मेरे को सैलरी पे करनी पड़ रही है, जो पिछले साल की सैलरी है जो मुझे अब पे करनी पड़ रही है, वो मेरे लिए क्या होगा, पिछले साल का एक्सपेंस होगा जो कि अप्रैल में मैंने पे किया है, तो मुझे उसको अपने इस साल के उससे हटाना पड़ेगा क्योंकि ये पिछले साल की है। तो हमको क्या करना है, हमें एक चीज देखनी है कि हमारे पास करंट ईयर का वो एक्सपेंस होना चाहिए। अगर हमारे पास आउटस्टैंडिंग एट द एंड है मतलब वो करंट ईयर का एक्सपेंस है, मैं नेक्स्ट ईयर पे करूंगा तो करंट ईयर का है तो वो जुड़ जाएगा, और अगर पिछले साल का है जो कि मैं इस साल पे कर रहा हूं तो वो पिछले साल का है, इसलिए मुझे उसको हटाना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग जो होगा वो पिछले साल का होगा, तो वो मैंने माइनस कर दिया, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड है वो हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि वो करंट ईयर का है। तो ये जो हमारे पास निकल के आएगा एक्सपेंस जो हमारा बाहर जाएगा ये टोटली करंट ईयर का होगा। जो हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट में दे रखा होगा, मैं एक बार फिर से इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की और कोशिश कर सकता हूँ। ये जो हमारे पास ये होगा, ये जो एक्सपेंस होगा ये हमारे पास रिसीट एंड पेमेंट का होगा। ये पेमेंट साइड में हमारे पास गिवन होगा, ये पेमेंट साइड में गिवन होगा। मैंने आपको बताया था कि पेमेंट साइड रिसीट एंड पेमेंट में जो भी होता है वो पिछले साल का भी हो सकता है और नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, इस वाले में हमारे पास प्रीवियस ईयर का भी जुड़ा होगा और नेक्स्ट ईयर का भी जुड़ा होगा और करंट ईयर का भी होगा। करंट ईयर का जो मैंने नहीं पे किया, अब देखिए क्या होगा कि मैंने इस वाले रिसीट एंड पेमेंट में से क्या किया, पिछले साल का जो था वो मैंने माइनस कर दिया, और जो करंट ईयर का है जो मैं नेक्स्ट ईयर पे करूंगा वो मैंने जोड़ दिया। तो करंट ईयर का मेरे को क्या मिल जाएगा, ऐसा एक्सपेंडिचर मिल जाएगा जो कि क्या है, करंट ईयर का है। अब ऐसे ही हमारे पास क्या आता है, दूसरा एक आता है प्रीपेड के बारे में बात करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंडिचर। प्रीपेड एक्सपेंडिचर का मतलब है हमने ऐसा एक्सपेंडिचर है जो एडवांस में पे कर दिया है। एडवांस में पे करने का मतलब है कि हमको क्या करना है, हमारे पास जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस क्या करते हैं हम, एक साल तो मतलब एक साल का ऑलमोस्ट 1 ईयर का लेते हैं एक साथ। तो मान के चलो मैंने 1 अगस्त को मैंने 1 सितंबर को मान के चलो लिया, तो ये 2020 को लिया, तो ये 1 साल के लिए होगा। तो ये कब हमारा खत्म होगा, ये हमारा खत्म हो जाएगा 31 अगस्त को 2021 को जाके खत्म होगा। ये 1 सितंबर से अगर स्टार्ट हुआ है तो 31 अगस्त 2021 पे जाके खत्म होगा। लेकिन क्या होता है कि बीच में मार्च 2021 जब आएगा तो मेरा करंट ईयर खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद का जो अप्रैल से लेके 31 अगस्त 2021 तक का जो भी हमारे पास इंश्योरेंस होगा ये क्या होगा, ये प्रीपेड होगा। प्रीपेड क्यों होगा, क्योंकि इतने पीरियड का मैंने कब पे कर दिया है, करंट ईयर में ही पे कर दिया है। तो अब मुझे क्या करना है, जो भी प्रीपेड है, ये मेरे पास जो प्रीपेड रेंट मान के चलो हो गया, मैंने प्रीपेड रेंट जो है मान के चलो कुछ पे किया था, ये मेरा रिसीट एंड पेमेंट में नजर आएगा पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में जब ये नजर आएगा तो मुझे क्या करना है, ये जो हमने किया है ये जो मैंने नेक्स्ट ईयर का इस साल पे कर दिया है, जो भी ये हमारे पास रेंट करके नजर आएगा, और इसमें से जितना भी प्रीपेड है, जितना भी हमारा प्रीपेड रेंट है, मतलब जो हमारे पास ये इस पीरियड का है अप्रैल 2021 से लेके 31 अगस्त 2021 तक का जितना भी हमने प्रीपेड है इस पीरियड का जितना भी पे किया है वो हम क्या कर देंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे, और ये क्या होगा, प्रीपेड रेंट एट द एंड होगा। और जस्ट उल्टा मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रीपेड अगर एट द बिगिनिंग दे रखा है क्वेश्चन में, प्रीपेड एट द बिगिनिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास शुरू में प्रीपेड था, मतलब करंट ईयर का जो पैसा था वो मैंने पिछले साल पे कर दिया था, तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो यहाँ पे जाके मुझे ऐड करके जो भी फिगर आएगी ये मुझे बाहर दिखानी पड़ेगी। और ये जो हमारे पास अभी हमने आउटस्टैंडिंग एट द एंड किया था ये मेरे पास बैलेंस शीट में नजर आएगा लायबिलिटी साइड में, और ये जो प्रीपेड एट द एंड है ये मेरा क्या होता है, ये मेरा असेट साइड में नजर आएगा बैलेंस शीट में। दो ट्रीटमेंट इसके करने पड़ेंगे, एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में मुझे प्रीपेड रेंट करके यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, और दूसरी चीज असेट साइड में दिखानी पड़ेगी। एक चीज और मैं बता दूं कि कोई भी हम एडजस्टमेंट करते हैं, जो भी हमारे पास क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दे रखे होंगे उसके हमेशा दो ट्रीटमेंट होंगे, एक उसका डेबिट ट्रीटमेंट होगा, एक हमेशा उसका क्रेडिट ट्रीटमेंट होगा। और ज्यादातर क्या होता है कि एक ट्रीटमेंट जो होगा उसका प्रॉफिट एंड अभी इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे तो एक ट्रीटमेंट उसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा और एक ट्रीटमेंट उसका बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। तो ये तो हो गया हमारा एक्सपेंडिचर साइड वाला। हम इनकम से रिलेटेड अगर बात करें तो हमारे पास एक अक्रूड इनकम आती है।
अक्रूड इनकम का मतलब है ऐसी इनकम जो कि इस करंट ईयर की है लेकिन मुझे मिली नहीं। ऐसी इनकम जो है करंट ईयर की, मतलब मैंने उससे रिलेटेड काम कर लिया है, मुझे मिल जानी चाहिए थी लेकिन वो मिली मुझे नहीं है, नेक्स्ट ईयर मिलने वाली। तो ये कहां पर हमको कोई भी ऐसी कोई भी इनकम होगी, जैसे मान के चलो रेंटल इनकम है, रेंट इनकम है, ये मेरे पास कुछ है जो कि मेरे को रिसीट एंड पेमेंट साइड पे नजर आ रही होगी, रिसीट साइड में, तो इसमें इंक्लूडेड होगी पिछले साल वाली भी, इंक्लूडेड होगी नेक्स्ट ईयर वाली भी। तो मुझे इसमें से क्या करना है, अब मान के चलो करंट ईयर की इनकम है जो कि मुझे नेक्स्ट ईयर मिलने वाली है, तो अगर अक्रूड इनकम हुई तो अक्रूड इनकम हम क्या करेंगे, अक्रूड इनकम ऐसी इनकम जो करंट ईयर की है लेकिन मुझे मिलेगी नेक्स्ट ईयर मिलेगी, नहीं करंट ईयर की है नेक्स्ट ईयर मिलेगी, तो करंट ईयर की है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, और अगर ये एट द एंड है, और ऐसे ही अगर एट द बिगिनिंग दे रखी होगी तो अक्रूड एट द बिगिनिंग दे रखी होगी, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, यहां से माइनस करना पड़ेगा, और फाइनल फिगर ये मेरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगी। ऐसे ही हमारे पास एक अनअक्रूड आती है, एक अनअक्रूड इनकम आती है। अनअक्रूड इनकम से मुझे क्या करना है, जैसे मान के चलो रेंटल इनकम है मेरे पास, कुछ रेंटल इनकम मुझे मिली, ये मेरी रिसीट एंड पेमेंट में है, इसमें पिछले साल की भी होगी, नेक्स्ट ईयर की भी होगी और करंट ईयर की भी होगी, सब कुछ इंक्लूडेड होगा। अब अनअक्रूड इनकम क्या होती है, अनअक्रूड ऐसी इनकम होती है जो कि मुझे एडवांस में मिल गई है, मतलब मैंने काम नहीं किया लेकिन मुझे पहले ही मिल गई है, इसी साल अगले साल की इनकम मुझे इस साल मिल गई, तो नेक्स्ट ईयर की इनकम होगी अनअक्रूड इनकम, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अनअक्रूड इनकम को यहां से माइनस करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट ईयर की है, और ये हमारी एट द एंड जो होगी वो, और अगर अनअक्रूड अगर एट द बिगिनिंग है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐड करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये कब की होगी, ये करंट ईयर की इनकम होगी जो कि मुझे पिछले साल एडवांस में मिल गई होगी। तो ये चार एडजस्टमेंट हैं जो कि हमको ज्यादातर नजर आते हैं। ये जो हमारी अक्रूड इनकम है ये मेरी असेट साइड में नजर आएगी, और ये अनअक्रूड इनकम है ये मेरी कहां नजर आएगी, ये मेरी लायबिलिटी साइड में नजर आएगी। तो इतनी चीजें हमको क्या करनी है, ध्यान में लेके चलनी है, ठीक है। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आज के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने चार कैपिटल एक्सपेंडिचर देख लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख लिया, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देख लिया, प्लस चार एडजस्टमेंट्स देख लिए जो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमको क्वेश्चंस में दिखेंगे, वो सारे के सारे एडजस्टमेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आपने नहीं किया है, ठीक है। आज की वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो पिछले वीडियोस को एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, गुड बाय।